हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी मानस एकेडमी पे। मैं हूं नीरज पारिक आप सभी के साथ में। आज का जो ये टॉपिक है बड़ा गजब शानदार है। टाइटल आपने देख ही लिया है कि रूस ने चीन को अपना रणनीतिक साझेदार यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बता दिया। ये सोचने वाली बात है कि और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज रशिया के रिलेशन इंडिया के साथ में हमेशा से एक अच्छी पॉजिटिव नजर से देखे जाते रहे हैं और भारत को उम्मीद भी रही है कि जब संकट होगा तो कहीं ना कहीं चाइना रशिया जो है वो हमारे साथ में आएगा। इंडिया के रशिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, दोनों के अंदर कोई मैत्रीपूर्ण संबंध या फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। लेकिन जब रशिया चाइना के साथ में आ रहा है तो कहते हैं दुश्मन का दोस्त भी कहीं ना कहीं दुश्मन हो जाता है। और ये एक भ्रम पाल लेना कि यार रशिया तो हमारा दोस्त है हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता। बिकॉज एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपने कभी ना कहीं ये सुना जरूर होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का बेस सिर्फ एक चीज होती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित जब बदल जाते हैं अच्छे अच्छे रिश्तों में परिवर्तन आता है। तो आज हम एनालिसिस इसी घटना का करेंगे और इंडिया का क्या व्यू होने वाला है इस सारे परिदृश्य पे। चलिए एक बार नजर दौड़ा लेते हैं चीजों पे कि घटनाक्रम आखिर में हुआ क्या है। अभी अगर आप गौर से देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है क्लियरली कि भाई जो इकोनॉमिक टाइम्स की इस न्यूज में, ये 10 जून की न्यूज है। रशिया सेज मिलिट्री टाइज यानी जो हम जो संबंध बनाने वाले हैं या जो उससे डील करने वाले हैं चाइना से, मिलिट्री टाइज विद चाइना प्रोवाइड ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि जब रशिया कह रहा है चीन के लिए कि भाई अगर इसके साथ में हम यहां पर कोई भी तरीके की संधि करते हैं, किसी भी तरीके से हम इसके साथ में आगे बढ़ते हैं तो वो दुनिया के लिए अच्छा होगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी इससे आएगी, दुनिया स्थिर हो जाएगी। लोगों के अंदर सोचने लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। चाइना टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी पे चलता है। चाइना की पूरी तरह से नीति यही होती है कि कैसे भी किसी देश के दूसरे संसाधनों को हड़प लिया जाए, उनको किसी भी तरीके से इंक्रोच कर लिया जाए, ऑक्यूपाई कर लिया जाए। तो वो देश जो दुनिया के अंदर अस्थिरता पैदा करता है, इंस्टेबिलिटी पैदा करता है, उस देश से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो दुनिया में स्टेबिलिटी दे देगा। यही बात जब रशिया के तरफ से आई चाइना के लिए तो इंडिया के तो कान खड़े होने स्वाभाविक थे। अब इस बात को समझिए कि हुआ यहां पे क्या था कि फिलहाल के अंदर रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है चाइना के साथ में, जिसको हम संयुक्त सैन्य अभ्यास कहते हैं या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। ये यहां पे हुई और पूरी दुनिया में हलचल मचने लगी। चाइना और रशिया जब साथ आए तो पड़ोस की जो दो अच्छी डेमोक्रेसी हैं, एक डेमोक्रेसी है जापान, दूसरी डेमोक्रेसी है आपकी साउथ कोरिया, ये दो देश भी बड़े चौकन्ने हो गए। हिंदुस्तान के लिए बात घंटी की जो बोलते हैं ना कि एक खतरे की घंटी बजने लगी। वियतनाम की तरफ से कुछ चीजें ऐसी आने लगी। इवन रशिया ने भी इस बात को बहुत माफ कीजिएगा, यूएसए ने भी इस बात को बहुत गहराई से लिया। तो कुछ तो इस मुद्दे में दम होगा, कुछ तो ऐसी घटना हो रही होगी जो इंटरनेशनल रिलेशंस को इंपैक्ट करेगी। इस बात को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा कि किसी भी रिलेशन में इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। जहां पे आपका हित खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट बदल जाता है, आपकी रिलेशन भी खत्म हो जाते हैं, रिलेशन भी बदल जाते हैं। ये का ये फंडा, ये का ये फॉर्मूला इंटरनेशनल रिलेशंस में लागू होता है। अब जरा देखिए कि जब ये ग्लोबल इसके लिए कह दिया गया कि भाई ग्लोबल स्टेबिलिटी का रीजन बनेगा जी चाइना, तो सोचने वाली बात होगी देशों के लिए। हुआ क्या था कि अभी चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल क्या नाम है इनका, मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन के साथ में इनकी मीटिंग हुई जो कि हाथ मिलाते हुए आप देख सकते हैं। इनका मिलना, देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस देशों के साथ में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई ये चाइना और रशिया आपस में मीट नहीं कर सकते या मिल नहीं सकते। लेकिन जो ये स्टेटमेंट्स आप लोग देखते हैं इस तरीके की कि भाई ग्लोबल स्टेबिलिटी दे देगा, ये कुछ बातें तनाव दे देती हैं। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का होना और बड़ी बात है। तो यहां पे जब इन दोनों देशों की मीटिंग होती है, हैंडशेक होता है, कहां हुआ है, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल बीजिंग। बीजिंग में, बीजिंग मतलब चाइना के अंदर ये घटना हुई। इसके आगे देखें सर कि लोकेशन को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि मुद्दा आखिर में इतना चर्चा में क्यों आया और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देखिए, ये पूरा एशिया को इसने कवर कर लिया है। इस लोकेशन को आप देखेंगे तो बहुत दूर नहीं है। रशिया से जब हम आते हैं तो यहां पे बस एक बीच में कंट्री जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है,
मंगोलिया पड़ता है, ठीक है। मंगोलिया के बाद में सीधी टेरिटरी यहां से चाइना, ये चाइना पूरी चाइना की टेरिटरी, और चाइना के बाद में जस्ट हम यहां बैठे हुए हैं। तो जब इन दोनों देशों के बीच में किसी तरह का रिलेशन बना, बिकॉज रशिया को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी एशियन कंट्रीज में नहीं है, लेकिन ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा करता है चाइना का यहां पे मौजूद होना, और चाइना को जब रशिया ने सपोर्ट किया तो चिंता वाजिब थी। यहां पर आप थोड़ा गौर से देखेंगे सर, तो इसी के पेनिनसुला, ये कोरियाई पेनिनसुला में ये जो जगह है जिसको मैं अभी रेड सर्किल में ले रहा हूं, ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, बहुत विकसित देश है। उसी के पैरेलल यहां से आप देख लीजिए, ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये है आपका जापान। तो जापान का और साउथ कोरिया के बीच में ये तनाव डाल के चला गया कि यार ऐसा हुआ क्यों, और रशिया की लोकेशन सब यहीं पे है। इवन यहां पे जो नॉर्थ कोरिया बैठा है, नॉर्थ कोरिया भी चाइना के ही एक तरह से बैक सपोर्ट पे खड़ा रहता है। उसी के पैरेलल टेंशन इंडिया में भी क्रिएट हुई, और यहां पर एक देश आप देखेंगे जो कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है इस बॉर्डर के इस तरफ, ये वियतनाम है। वियतनाम का मुद्दा इसलिए ज्यादा यहां पे हावी है क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जब आइलैंड्स बना करके जो 9 डैश लाइन, कभी आपने नाम सुना होगा, उस 9 डैश लाइन का मिसयूज करने की कोशिश जब चाइना ने की थी, तो यहां पर ये छोटा सा देश वियतनाम था जिसने बड़े खुले स्वरों में चैलेंज कर दिया था चाइना को, और चाइना के को बहुत मजबूती से इसने जिसको बोलते काउंटर किया था। इसी वियतनाम को सपोर्ट करने वाला इंडिया था। अब कैसे इंडिया ने सपोर्ट किया था इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब आप ये चीज देख लीजिए कि रशिया की ये लोकेशन होना, चाइना के साथ में एक पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो क्रिएट करना, ये थोड़ा सा एक अजीब बात है। अब मुद्दा यह है कि सर क्या ये जो एक्टिविटी है दोनों देशों के बीच की, जैसे इंडिया और रशिया के रिलेशन है, तो क्या रशिया ने सबसे पहले शुरू किया है? देखिए मुद्दा यह है कि जो हमारा देश इंडिया है, इंडिया 1991 की जो एलपीजी की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से कहीं ना कहीं यूएसए से रिलेशन हमारे मजबूत होते गए। अब जब यूएसए से रिलेशन मजबूत होंगे, और यूएसए यूएसएसआर ध्रुव विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर यानी माफ कीजिएगा रशिया जो है वो भी कुछ बैलेंस ऑफ पावर की कोशिश करता है। यानी उसको ये पता है कि इंडिया अगर वेस्ट की तरफ झुकेगा तो मुझे चाइना को सपोर्ट कर दूंगा, चाइना को सपोर्ट जैसे ही मिलेगा तो इंडिया अपने आप कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, बिकॉज रशिया की जरूरत हिंदुस्तान को है और हिंदुस्तान की जरूरत रशिया को है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तरफ से चलते रहने वाली बात है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ऐसे कुछ मुद्दों को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। अब आप देखिए सर, जब ये घटना यहां पे हुई इस रूप के अंदर ये, तो एक चीज और, ये डिफेंस ब्लॉक का ये न्यूज भी बड़ी गजब की है। यहां पे क्या हुआ है कि रशिया की जो मिलिट्री है उसने चाइना से कुछ आर्म्ड व्हीकल खरीदे हैं। अब ये मेड इन चाइना कितना चलेंगे तो पता नहीं, लेकिन ठीक है रशिया की मिलिट्री ने ये खरीद लिए हैं। अब ये जब डिफेंस डील होना शुरू हो गई, रशिया की मिलिट्री चाइना से खरीद रही है, तो एक तरह से वो बहुत विश्वास दिखाया जा रहा है कि भाई चाइना हमारा पार्टनर है। अगर हथियार जैसी चीज, अगर हमको किसी देश पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, तो उसके हथियार हम कैसे ले लेंगे? सपोज कीजिए कि अगर कोई दगा कर दे और हथियार कमजोर दे दे, मौके पे वो हथियार चले ही ना, तो इसका मतलब अगर हथियार लिए जा रहे हैं, व्हीकल लिए जा रहे हैं चाइना से, तो चाइना पे फेथ दिखाया जा रहा है रशिया की तरफ से कि भाई हम तुम पे विश्वास करते हैं। तो ये पहली बात मिलिट्री एक्सरसाइज का होना। दूसरी बात रशिया का ये कह देना कि भाई ये तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तीसरी बात ये होना कि ये क्लेम करना कि जो हमारे रिलेशन है, हमारे टाइज है, हमारे जो हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं चाइना के साथ में, वो दुनिया के अंदर ग्लोबल स्टेबिलिटी का काम करेंगे। और चिंता वाली बात है। उसके बाद में व्हीकल्स का दे देना। व्हीकल के आगे अगर हम बढ़ के देखें तो आप ही देखो, तुरंत में अल जजीरा की ये न्यूज है, साउथ कोरिया, जापान जो है, इन्होंने भी अपने जेट्स को तैयार कर लिया है। क्यों? बिकॉज यहां पर जॉइंट एयर पेट्रोल जो किया गया है, एक्सरसाइज हुई है, उसके बाद में ये एक्टिव हो चुके हैं। वहीं पे यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का ये ट्वीट बड़ा जबरदस्त है, बिकॉज ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये साउथ कोरिया है, ये हिस्सा जापान का है। इन्होंने भी यहां पर अपने मूवमेंट को स्टैब्लिश किया, बताया भी किस तरह से रशिया और यूएसए की इस टेरिटरी के अंदर एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, ये देखिए, रशिया चाइना बॉम्बर्स फ्लाई जॉइंट मिशन नियर जापान कोरिया रशिया फ्लीट होल्ड्स
मेजर ड्रिल्स इन पैसिफिक। ठीक है सर, तो ये इन चीजों को जब यूएसए कवर कर रहा है, वियतनाम के को ये अवेयर होना पड़ा है, इसके साथ साथ में हमारे साउथ कोरिया और जापान, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। ग्लोबल मुद्दा बन चुका है तो हमारे इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात ये आती है कि भारत चीन दोस्त है या दुश्मन है? ठीक है, क्या इनके बीच में दोस्ती है? क्या ये कभी दोस्त हो सकते हैं? देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। जब दुनिया में ऐसे ऐसे केस देखने को मिले हैं कि जो देश कभी, जैसे मान लीजिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का, आपको जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, वो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उनसे मिलने चले गए। सोच नहीं सकता ना कोई, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो बाहर से देखने में इंडो चाइना के रिलेशन कुछ ऐसे हैं, और हकीकत की बात की जाए तो तनाव हमेशा से बना रहा है। हम लोगों ने विश्वास बहुत ज्यादा किया है, जिसी का परिणाम 1962 का भारत के ऊपर जो अटैक हुआ था अरुणाचल के साइड में, नेफा जिस टाइम हुआ करता था, तो ये रियलिटी है। यानी कुल मिलाकर के कुछ ये हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी चाइना की है, वन पाम एंड फाइव फिंगर की थ्योरी उसने दी है। वो कहता है कि भाई मेरी 5 अंगुलियां और एक हथेली है। हथेली को कहता है कि जो तिब्बत है वो मेरी हथेली है, दैट इज माई पाम। उसने कब्जा कर लिया तिब्बत पे। 5 अंगुलियां में बोलता है पहली है लद्दाख, लद्दाख के आधे हिस्से को ले चुका है। दूसरा कहता है नेपाल, तीसरा बोलता है भूटान, चौथा बोलता है सिक्किम, पांचवा बोलता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल पे उसकी नजर है, सिक्किम पे उसकी नजर है, भूटान में इंटरवीन करता है, नेपाल में इंटरवीन करता है, लद्दाख को एक हिस्से को, बड़े हिस्से को ले चुका है, और तिब्बत पे तो उसका पूरा कब्जा है। ये माओ की पॉलिसी थी, एक हाथ और एक हथेली और 5 अंगुली का सिद्धांत, वन पाम एंड फाइव फिंगर थ्योरी। तो उससे तो थोड़ा सा अवेयर रहना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मिलिट्री पॉइंट पे दोनों देशों में तनाव रहा है, और ये फिलहाल तो जब तक, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डिक्टेटरशिप में चलता है, कम्युनिस्ट कंट्री है जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो डेमोक्रेसी की मीनिंग ही नहीं समझते, तो दोस्ती होना बहुत आसान यहां पर नहीं है। और वहीं पे ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी भी आपके सामने है कि किस ढंग से, आप देखिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट, ये सारे के सारे रशिया के अड्डे हैं जो इसने सेंटर करके इंडिया को हर एंगल से घेर दिया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि है, और इसी को मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है, बिकॉज 80% चाइना का जो एनर्जी ट्रेड है वो इस मलक्का जल संधि से होता है। तो किसी भी एंगल पे चाइना ये नहीं चाहता कि इस एरिया में, इस पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में उसका मुद्दा कमजोर हो, उसकी पावर घटे। क्योंकि उसकी पावर अगर घटी, बिकॉज यहां पर यूएसए भी बैठा हुआ है, आप देखिए यहां पर यूएसए भी आ चुका है, अगर यहां पावर घटी और इस एरिया को इसके लिए ब्लॉक कर दिया गया तो चाइना की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा लॉस आएगा। तो पावर मेकिंग के चक्कर में इसने क्या किया है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना दिया। स्ट्रिंग ऑफ पल्स ऑब्वियसली आपने सुना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी लगाई है। नेकलेस ऑफ डायमंड में क्या है, उसने हमें पल्स दिए, मोती दिए, हमने उसको डायमंड दे दिए। हमने मंगोलिया में अपना सेंटर बनाया है, जापान में बनाया है, वियतनाम में बनाया है, हम अपने अंडमान निकोबार में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेशेल्स में हमने बनाया है, अमन में काम किया है, और ईरान की चाबहार पोर्ट को भी हमने कवर किया है। तो कुल मिलाकर के हम एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं, काउंटर पे हम काम कर रहे हैं, बट वो कोई बहुत एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% को डील कर रहे हैं अभी, लेकिन हम ऑन द वे हैं और टैकल चीजें हो रही हैं। अब मुद्दा ये आता है इसके अगला कि और हां, इसके साथ साथ में आप ये देखो, हमारा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पे ये पीओके का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, ये वो हिस्सा है जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। जमीन हमारी, कब्जा किया पाकिस्तान ने, गिफ्ट कर दिया चाइना को। इंडिया ने कभी इसको एक्सेप्ट किया नहीं। और ये वो हिस्सा है लद्दाख का जो चीन कब्जा कर चुका है। बहुत बड़े हिस्से को चाइना ने कब्जा किया, जिसको हम अक्साई चिन यहां पे कहा जा रहा है। तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसमें आप देखिए ना, यहां पर है आपकी जो माउंटेन रेंज आप देखते हैं, जिसमें नंगा पर्वत हो गया, यहां पर हमारे गॉडविन आस्टिन जो हो गई, इसके साथ साथ में ये काराकोरम पास हो गया। ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर इन देशों के कब्जे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के रशिया का चाइना के साथ में आना किसी भी स्थिति में भारत के हित में नहीं है। अब मुद्दा हमारे सामने ये है कि भारत क्या कर रहा है। इंडिया ने देखो जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम खेला था, इस वियतनाम को इंडिया ने सपोर्ट किया था। इंडिया ने किस टाइम पे सपोर्ट किया था, जिस टाइम पे आप ये देखें कि साउथ चाइना सी के इस इलाके के अंदर चाइना इंटरवीन कर रहा था। वियतनाम और छोटे छोटे देशों को डर था कि भाई हमारा यहां पे क्या होगा। इसी पोजीशन को डील करने के लिए वियतनाम का साथ भारत ने दिया था।
और भारत ने हेल्प करते हुए ये ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडो रशिया का जॉइंट वेंचर है, ये गिफ्ट किया था। मनोहर पर्रिकर साहब उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और ये ब्रह्मोस मिसाइल दे दी हमने किसको? वियतनाम को। वियतनाम की पावर के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी, बहुत एकाएक मतलब टैकल हो गई थी सब चीजें, और उसके बाद से कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में भी रशिया का इंटरवेंशन कम हुआ है। ब्रह्मोस की बेसिक डिटेल्स यहां पर है। इसका जो पीडीएफ है अपने पीपीटी का, ये इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम टेलीग्राम पे लिंक पिन कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आखिरी मुद्दा ये आता है कि भाई इंडो रशिया का रिलेशन कैसा रहेगा। देखिए, परमानेंट कुछ नहीं है, चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में इतिहास आज से लेकर 47 से लेकर के हम 2023 में आज बात कर रहे हैं, अभी तक तो रशिया और इंडिया के रिलेशन ठीक ही रहे हैं। बीच में कभी कुछ प्लस माइनस हल्का फुल्का होता है, तो बहुत ज्यादा हम ये निराश नहीं हो सकते कि भारत और चाइना के संबंध अब ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन हां, ध्यान रखिएगा, इंडिया को जरूरत सिर्फ एक बात की है कि स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, अपने फेवर में चीजों को लेने के लिए पावर को हमें मजबूत करना पड़ेगा। पावर ही वो चीज है जो किसी भी देश के उत्थान और पतन का कारण बनता है। जो जो देश कभी कमजोर हुआ है या जिसने आइडियलिज्म या आदर्शवाद के पैर पकड़े हैं, वो देश बहुत लंबे चल नहीं पाए हैं। इसलिए भारत को जरूरत है अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं बेसिकली उनको बहुत मजबूत करें। इसके बाद में सेकेंडरी चीजें आती है, जिसमें एजुकेशन पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, दीज ऑल आर सेकेंडरी। प्राइमरी चीज है, हम जितने स्ट्रांग और मिलिट्री बेसिस के ऊपर पावरफुल होंगे, उतना हम ऑब्वियसली पूरी दुनिया हमारे को पूछेगी। ठीक है, ये बात सच है। सो फाइनली ये कंक्लूजन मार्क पे हम आ चुके हैं, और इंफॉर्मेशन ये है कि जो स्टूडेंट हमारे साथ में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो मानस एकेडमिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। 9,000 रुपीज में 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जो लोग जुड़ना चाहे, पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, पेपर 1 भी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों पेपर। इसके साथ में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 8890094100 94100 पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। तो और किस मुद्दे पे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और क्या लगता है आपको कि इंडो चाइना रिलेशन या इंडो रशिया रिलेशन की क्या फ्यूचर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।